It's most necessary to know about the basic fact of English grammar. आप सोच रहे होंगे कि भाई बेसिक फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो भाई सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूं कि बेसिक फैक्ट्स में सबसे पहले तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बचपन से आपने पढ़ा है इंग्लिश ग्रामर। अगर आप कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो प्लीज कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, और जहां पे आपको लगे कि मुझे नोट कर लेना चाहिए तो वहां पे आप नोट कर लीजिएगा। तो मैं बता रहा हूं डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बचपन से हम लोग क्या पढ़े हैं? ग्रामर टीचेज अस how to read, write and speak correctly। बताया गया था कि ग्रामर इज अ रूल और लॉ टू गवर्न ओवर दिस सेंटेंस, जो वाक्यों को अनुशासित करके रखता है, वाक्यों को अनुशासित कर। अगर आप चाहें तो इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ग्रामर इज रूल और लॉ टू गवर्न ओवर दिस सेंटेंस। ग्रामर टीचेस अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। और अगर आप जानते हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाई अब तो ये ग्रामर हुआ, अब कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमको जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे अल्फाबेट। भाई अल्फाबेट क्या होता है? तो सिंपली इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी, ये पूरा जो इसका कलेक्शन है वो अल्फाबेट है। और अगर इसी को हम अलग अलग कर दें तो ये बन जाता है, ए अलग कर दें, बी अलग कर दें, सी अलग कर दें, तो ये हमारा बन जाता है लेटर। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, इसलिए हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं। बाबू अगर पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लेटर मैंने पढ़ा, अब जरा वर्ड को जानिए क्या होता है। तो वर्ड भाई शब्द होता है। शब्द कैसे बनता है? अक्षरों के समूह से, कलेक्शन ऑफ लेटर्स बोलते हैं। लेकिन जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो कहेंगे ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस। भाई एक चीज समझ लीजिए, कोई भी चीज को, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है एट ईट, इट मीन्स होता है खाना। मैंने लिखा टी ए, टी मीन्स होता है चाय। लेकिन यही चीज अगर हम लिख दे ई टी ए तो दैट इज नॉट अ वर्ड मीनिंग, तो ये वर्ड मीनिंग नहीं है। तो मैंने क्या लिखा बाबू? वर्ड ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। एक बार फिर से समझ लीजिए कि भाई लेटर्स के वैसे कलेक्शन को हम शब्द कहेंगे जिसका शाब्दिक अर्थ होता हो। अब मान लीजिए कि हमने लिखा एक्सा, व्हाट इज दिस? एक्स लिखे तो एक्स मीन्स तो कुल्हाड़ी होता है, आप जानते होंगे, बचपन से पढ़े हो। लेकिन एक्सा आई डोंट नो भाई क्या होता है। एक्सा एक्स होता है, एक्स मीन्स होता है पूर्व, पहले ये चीज होता है। खैर मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड क्या है। अब जरा आगे देखिए, सेंटेंस के बारे में हम लोग सोच लेंगे। सेंटेंस क्या है भाई? तो ये चीज यहां पे जब हम लिखते हैं कि सेंटेंस, तो भाई सेंटेंस मीन्स क्या होता है? आप जानते हैं कि सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य होता है। जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो कह सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense।
शब्दों का वैसे समूह जो एक कंप्लीट यानी पूरा अर्थ देता हो। अब जैसे मैं लिखूं आई पटना live in, actually this is not a sentence, this is wrong sentence. Why? Because it is not giving sense completely in our sentence, so I don't understand what has been written here. यहाँ हमें लिखना होगा, अगर सब्जेक्ट लिखे नियम के अनुसार आई लिव इन पटना, ऐसे आप जानते होंगे बड़े जगहों के लिए इन, छोटे जगहों के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। आई लिव इन पटना, अब मेरा जाकर के पूरा कंप्लीट हुआ सेंटेंस, ठीक है। अगर मैं लिखूं ही इज स्पीकिंग, उसके बाद इंग्लिश, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और ही इज स्पीकिंग इंग्लिश जो हुआ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और पूरी तरह से अर्थ दे रहा है। आई मीन ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल रहा है, ये सेंटेंस हुआ। लेकिन अगर इसी चीज को हम लिख देते इंग्लिश ही इज, सॉरी इंग्लिश ही इज स्पीकिंग इज, तो भैया ये सेंटेंस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने जो बताया ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब आगे जरा सा हम लोग देखें, भाई ये तो हो गया, लेकिन सेंटेंस के कुछ पार्ट्स भी होते हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अब जाने कि भाई सेंटेंस का पार्ट्स क्या होता है, ये भी तो हो सकता है ना कि सेंटेंस हो गया, ठीक है हम जान गए भाई अल्फाबेट हो गया, ये भी हम जान गए कि लेटर हो गया, मुझे पता चल गया भाई, ठीक है। अल्फाबेट क्या होता है? लेटर की कलेक्शन होता है, अलग अलग अगर होता है लेटर कहलाता है। ये भी जान गए कि वर्ड क्या होता है, ये भी जान गए हम सेंटेंस क्या होता है। बट अब सेंटेंस को जब पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जानेंगे, और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आज हम लोग ये सीखेंगे, और मुझे लगता है कि आज के बाद आपको कभी भी, एक एजेंट भी बता दे रहे हैं, आपको आज के बाद कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, और इजीली आप इसको सीखेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा सब्जेक्ट, तो बाबू सब्जेक्ट में क्या होता है? देखिए ये जो है आधार है। जब भी आप ग्रामर का शुरुआत करते हैं और अगर आपको सब्जेक्ट पता नहीं हो, ऑब्जेक्ट पता नहीं हो, वर्ब पता नहीं हो, कॉम्प्लीमेंट पता नहीं हो, या फिर एडजेंट पता नहीं हो, तो फिर हम सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। और आगे हमको बहुत ज़रूरत है पार्ट बाय पार्ट, ग्रेजुअली धीरे धीरे हम आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश करेंगे और बताएंगे भी। तो आज हम गुरु मंत्र सीख रहे हैं कि भाई आखिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो अब हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो कहते हैं सब्जेक्ट डूअर, यानी कर्ता, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन हमारा इससे काम नहीं चलता है, कहीं कहीं हमारे पास इस तरह का भी सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता है कि भाई इस वाक्य में काम कौन कर रहा है। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए और भी ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप लगा सकते हैं हु, और अगर हु से आपको जवाब मिल जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि भाई वो वाक्य में सब्जेक्ट है। अगर इतना भी नहीं तो कोई आइडिया भी हमारा वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर सकता है। और इतना ही नहीं, अब हम एक चीज निचोड़ बताने की कोशिश करें तो मेरे प्यारे बच्चों, निचोड़ में यही होगा, बाबू सुन लो, कि जिसके विषय में, जिसके विषय में चर्चा किया जाए। देखिए कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट लगे बाबू उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चीज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से। बाबू कोई
ऐसा नहीं है जो आप कोई भी ऐसा चीज हम नहीं बताएंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आशा है कि आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आप कह सकते हैं कोई आइडिया एक्सप्रेशन भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है, जो काम करता है वो भी कर सकता है, और भैया हु से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस चीज को हम आपको बताने जा रहे हैं। या फिर निचोड़ कहिए, इन्फेरेंस कहिए, तो हम कह सकते हैं कि जिसके विषय में चर्चा किया जाए, यानी जिसके विषय में कह सकते हैं कि जिसके विषय में वाक्य में चर्चा किया जाए, वाक्य में चर्चा किया जाए। क्या बाबू, फिर से समझिए। हमारे पास मैंने क्या बोला, हम पढ़ा रहे हैं आपको बेसिक फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये बहुत आसान है लेकिन हमको जानना भी जरूरी है। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या बोले, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, एडजेक्ट होता है। तो भाई अब हम यहाँ तक सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो आज के बाद देखिए, लंबा लंबा डेफिनेशन याद करने से फायदा नहीं, क्योंकि कंपटीशन में ये नहीं पूछता है मेरे भाई कि सब्जेक्ट का डेफिनेशन लिखिए। ये जानना होता है कि भाई सब्जेक्ट क्या है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई आइडिया एक्सप्रेशन भी हो सकता है, डूअर भी हो सकता है, और हु से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। या फिर हम निचोड़ कह सकते हैं कि जिसके विषय में वाक्य में चर्चा किया जाए वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब देखिए हम एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया हम लिख रहे हैं कि राम इज फिर वहां पे लिख रहे हैं गुड, इसके बाद लिख रहे हैं बॉय। जरा वाक्य देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा राम इज ए गुड बॉय। तो भाई राम तो इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, तो फिर इसको तो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था। एक लॉजिक हमारे पास यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है कि भाई राम आइडिया तो नहीं है, डूअर तो नहीं है। अब बोल सकते हैं कि भाई एक अच्छा लड़का है तो उसका भाई नाम क्या है, या वो कौन है, तो कौन में यहाँ पे राम बोल सकते हैं, और ये राम बोलेंगे तो भैया यही हमारा सब्जेक्ट है। अब कैसे, अब इसमें तो काम नहीं किया फिर भी मेरा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये भी तो कह सकते हैं कि जिसके विषय में वाक्य में चर्चा किया जाए, कह रहा है कि एक अच्छा लड़का है। अब देखिए वाक्य में हम चर्चा कर रहे हैं एक अच्छा लड़का है। अब एक अच्छा लड़का है भाई, तो राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब कभी कभी डूअर का भी काम कर सकता है, जैसे मैं लिखा कि आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आप देख रहे होंगे सेंटेंस को, दिखाई दे रहा है ना बाबू। अब जैसे देखिए क्या मैं बताया, आई टीच इंग्लिश, तो आई क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट का काम हुआ। क्यों, क्योंकि भैया काम करने वाला, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, यानी आई कर रहा है, दैट इज सब्जेक्ट। तो एक तो हमारा, लेकिन कभी कभी होता है कि आइडिया एक्सप्रेशन की बात होती है, जैसे मैंने लिखा कि वॉकिंग, अब फिर इसके बाद लिखा इज, फिर लिखा अ गुड एक्सरसाइज। भाई सब जान रहे हैं कि टहलना एक अच्छा व्यायाम होता है, ठीक है ना, टहलना एक अच्छा व्यायाम होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो एक आइडिया है भैया, एक्सप्रेशन है ये, जिसको हम जेरेंड भी बोलते हैं, ठीक है। और जेरेंड हमेशा क्या चीज का काम करता है, नाउन का, इसको हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं। तो अब हमको लगता है कि हम समझ सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। भैया कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जो आइडिया को दिखलाता हो, एक्सप्रेशन को दिखलाता हो। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जो काम को करता है। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसका उत्तर हमें हु से ज्ञात हो जाए। या फिर हमने बोला कि निचोड़ में कह सकते हैं कि जिसके विषय में वाक्य में चर्चा किया जाए वही हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मुझे लगता है कि सब्जेक्ट आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा हम ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, और ये चीज जो है देख लीजिए जरा सा, आप जो है समझ गए कि नहीं। ऑब्जेक्ट के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया। अब बात हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जरा सा ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग लिख लिए होंगे, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ए भाई हम इस तरह का क्लास आप लोगों को दे रहे हैं जो सबको समझ में आए। जो गांव में रह रहे हैं वो भी इस चीज को समझ सकते हैं, जो शहर में रह रहे हैं वो भी समझ सकते हैं। एक हमारी क्लास जो होगी प्योर हिंदी मीडियम में होगा, और एक जो क्लास होगा प्योर इंग्लिश मीडियम में होगा। तो ऑब्जेक्ट के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। भाई ऑब्जेक्ट क्या है, जब किसी वर्ब के एक्शन को रिसीव करते हैं,
करते हैं, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, उस ट्रिक को जरा समझिएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। बाबू सबसे पहले भी आप पढ़े होंगे कि ऑब्जेक्ट ज्ञात करने का तरीका है व्हाट और होम, ठीक है। तो भाई अब व्हाट से कैसे हम ज्ञात करते हैं और होम से कैसे, तो देखिए ऑब्जेक्ट में भी दो प्रकार के होता है, आप सुने होंगे। एक जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो भाई हम जानेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम ये सीखें कि ऑब्जेक्ट ज्ञात कैसे करें। ऐसे तो मैंने लिखा जब किसी वर्ब के एक्शन को रिसीव करते हैं वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो जब किसी वर्ब के एक्शन को रिसीव करते हैं तो वो रिसीवर ही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और कैसे व्हाट होम से हम ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल देकर के हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए, अगर मैंने बोला आई प्ले फुटबॉल, अब मैंने लिखा आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो भाई आप तो समझ गए होंगे कि ये सब्जेक्ट है। वर्ब तो जस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, खेलना ये तो आप समझ गए होंगे कि वर्ब है। और यहाँ पे इसको भी आप समझ गए होंगे कि भाई अगर मैं खेल रहा हूँ तो ये बताइए कि जब मैं कुछ कर रहा हूँ, दैट मींस खेलने का काम कर रहा हूँ, तो ये जो है इसका एक्शन, जो खेलने का एक्शन हुआ उससे किसको भाई इफेक्ट हो रहा है, यानी फुटबॉल को इफेक्ट हो रहा है। तो यही हमारा जो हुआ वो क्या हुआ बाबू, ऑब्जेक्ट हुआ। इतने नहीं, जैसे हम कह रहे हैं कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ा रहा हूँ तो अब भाई किसको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आई एम टीचिंग, ठीक है, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देख लीजिए जरा सा देखिए, मैं खेलता हूँ, इसमें उत्तर मिला व्हाट से, व्हाट, व्हाट मीन्स हो गया क्या, मैं खेलता हूँ क्या, फुटबॉल, दैट मीन्स व्हाट से हमको उत्तर मिला, यानी ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आप यहाँ पे क्या है, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने बोला कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमको मिला किसको, दैट मीन्स होम से। तो यहाँ पे हम होम से भी ज्ञात कर सकते हैं कि होम से हमको मिला। तो अब हम एक ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं, वो ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। ट्रिक क्या है बाबू, कि अगर हमारा नॉन लिविंग थिंग होगा, यानी निर्जीव वस्तु होगा, ठीक है, तो उसका उत्तर हमको वर्ड से मिलेगा, यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए बात करें, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। लेकिन जब लिविंग होगा, लिविंग बीइंग होगा, लिविंग थिंग होगा, लिविंग बीइंग होगा, लिविंग बीइंग्स होगा, तो ये जो है ध्यान रखिएगा कि होम से आपको ज्ञात होगा। तो बाबू मैंने क्या बताया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब किसी वर्ब के एक्शन को, यानी जब किसी वर्ब के एक्शन को रिसीव करते हैं वही रिसीवर जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बताया कि दो WH फैमिली के वर्ड से हम ज्ञात कर सकते हैं, एक जो हमारा हुआ व्हाट, एक जो हुआ होम। तो भाई व्हाट से हमको क्या मिलता है, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, और होम से क्या मिलता है, लिविंग बीइंग। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई प्ले फुटबॉल। अगर मान लीजिए कि ठीक है आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, अगर लग रहा है कि नहीं इससे नहीं, हम थोड़ा और भी दूसरे एग्जाम्पल से हम समझें, तो जरा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी लिया। अब यहाँ पे बोले क्या, तो देखिए निर्जीव वस्तु है कि नहीं है। अब क्या मतलब वर्ड से हमको उत्तर मिल रहा है ना, बिल्कुल मिल रहा है, वर्ड से हमको उत्तर मिल रहा है कि आई हैव टेकन टी, भाई मैंने क्या पिया, तो चाय पिया। लेकिन कहे आई लव यू, अब कह रहे मैं प्रेम करता हूँ। अब किससे प्रेम करते हैं, यानी किसको, तो यू, दैट मीन्स ये जो हुआ लिविंग बीइंग हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि निर्जीव वस्तु का जो ऑब्जेक्ट होता है वर्ड से प्राप्त होता है, और अगर सजीव वस्तु की जो मतलब ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा होम से प्राप्त होता है। अब इसके बाद आते हैं हमारा कि ऑब्जेक्ट बाबू हमारा दो प्रकार के होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हमें ये जानकारी होना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है भाई, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इस चीज को जरा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट, पहले मैं मिटा दूं, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, लिख लीजिए। अब देखिए भाई डायरेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
इसमें क्या है ना कि एक ट्रिक जो है आप लेकर के चलिए। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने बोला, एक सेंटेंस बोला, ही गेव मी अ पेन। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये नॉन लिविंग थिंग जो होता है, नॉन लिविंग थिंग वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा पेन हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और लिविंग जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मुझे लगता है कि आप समझ रहे हो। अब देखिए, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, एक तो ऑब्जेक्ट हमारा ये भी हो गया और एक ऑब्जेक्ट हमारा ये भी हो गया। अगर आप इसको लिखना चाहें दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा ही और यहाँ पे लिखा गेव, और यहाँ पे ए पेन भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे टू मी लिखना होगा। ये सब आगे मैं बताऊंगा कि क्यों टू लिखा जाता है, अभी केवल हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान देना है कि इसमें जो हो गया, अब इसमें जो हो गया, फिर से एक चीज हमें ध्यान देना है कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और लिविंग जो थिंग होता है, ठीक है ना, लिविंग थिंग्स जो होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो कोई भी सेंटेंस लिखेंगे, आई शैल, मान लीजिए लिखा बीट यू, मैं आपको पीटूंगा, सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट है। अब मैं बता दूं एक चीज, ट्रिक जान लीजिए कि भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी आ सकता है जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। अकेले में जब भी होगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी होगा जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होगा। और इन द लाइक ऑफ में आपको अगर अकेले हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आई शैल बीट यू, मैं आपको पीटूंगा, तो सर यहाँ पे क्या हो गया, अब जैसे एकदम ही डायरेक्ट हो गया। और ये जो डायरेक्ट हो गया तो यहाँ पे हमको समझना होगा, जैसे अब हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ही लिखे, ठीक है ना, फिर लिखे ही टोल्ड, और फिर उसके बाद लिखे कि मी। अब देख लीजिए, आई यहाँ पे लिखे बाउट, और यहाँ पे लिखे आई बाउट अ पेन, तो ये देखिए डायरेक्ट के रूप में यहाँ पे आ रहा है। तो अब आपको एक चीज समझना होगा कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन लिविंग थिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो लिविंग थिंग। और मैंने बताया, ट्रिक भी बता दिया कि कैसे ऑब्जेक्ट ज्ञात करेंगे। सेंटेंस में आप देख लीजिएगा कि भाई वर्ब में लगा करके व्हाट और होम, जैसे वर्ब जो होगा, सब्जेक्ट तो मैंने बताया, फिर उसके बाद उसमें वर्ब में आप लगा लीजिएगा व्हाट और होम, और व्हाट और होम लगा करके अगर व्हाट से उत्तर मिलता है तो समझ लीजिएगा कि भाई वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और होम से उत्तर मिलता है तो समझ लीजिएगा कि वो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन व्हाट से उत्तर मिलेगा तो नॉन लिविंग थिंग होगा, और अगर होम से उत्तर मिलेगा तो भाई हमारा लिविंग बीइंग्स होगा। क्लियर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी आप समझ गए होंगे कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन लिविंग थिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो लिविंग थिंग। यानी निर्जीव वस्तु हमारा जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और सजीव वस्तु जो होता है हमारा वो क्या होता है, सजीव वस्तु हमारा जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें मैंने एग्जांपल भी बहुत सारा दे दिया, तो बाबू वाक्य में तब भी हो सकता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी हो, दो। अकेले आएगा तो वो डायरेक्ट का काम करेगा। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पर आते हैं, वर्ब के बारे में। अब देखिए वर्ब क्या है भाई, तो वर्ब थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि वर्ब तो चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा है और आपको पढ़ाना पड़ेगा। वर्ब देखो बाबू, वर्ब वो है जो, कहने का मतलब जो दिखलाता है, ये तीन चीज, वर्ब वो है जो दिखलाता है। क्या भाई, वाक्य में, या कह सकते हैं वाक्य में ये दिखलाता है तीन चीज को, या तो स्टेट ऑफ बीइंग को दिखलाता है, या तो स्टेट ऑफ एक्शन को दिखलाता है, स्टेट ऑफ एक्शन को दिखलाता है, या फिर स्टेट ऑफ पोजीशन को दिखलाता है। ये तीन काम को दिखलाता है, ठीक है भाई। ये सब भूल जाओ, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, सही चीज को पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो जो दिखलाता है, वो वर्ब वो जो दिखलाता है वाक्य में स्टेट ऑफ बीइंग, और स्टेट ऑफ बीइंग तभी हो सकता है जब आप बी फॉर्म को डालेंगे। बी फॉर्म में आप जान गए होंगे क्या होता है, पहले भी पढ़े होंगे बी। तो बी में क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब जो है क्या है भाई, बी फॉर्म है।
इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, ठीक है, वाज हो गया, वेयर हो गया, ये सब जो है हमारा क्या है बाबू, ये बी फॉर्म है। तो ये जो बी फॉर्म होते हैं वो क्या बताते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। अब जैसे एग्जांपल हम दे दिए, आई एम अ, और यहाँ पे क्या है, आई एम स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। तो भाई आप सोच लीजिए कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि आई तो सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे स्टूडेंट जो भी हो ये, लेकिन ये क्या है, वर्ब है। और अगर ये वर्ब है तो भैया ये किस तरह का वर्ब है, तो अवस्था बतलाने का काम कर रहा है कि मैं एक छात्र हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ कि ही इज ए डॉक्टर, या फिर हम लिख रहे हैं कि ही वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था, समझ रहे हैं ना बात को। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि वह एक डॉक्टर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह एक डॉक्टर था। लेकिन ये कह रहे हैं वह एक डॉक्टर था, उसकी अवस्था बता रहे वो क्या था भाई, तो एक डॉक्टर था। तो ये जो है ना बी फॉर्म, स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसके बाद जो है अगला जो हम आपको बता रहे हैं, स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन में क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग ले लियो हो, बी फॉर्म क्या होता है भाई, इज एम आर वाज वेयर, और इसमें क्या है, स्टूडेंट अवस्था को बतला रहा है। अब देख लीजिए ही वाज ए डॉक्टर में भी अवस्था को बतला रहा है। अब इसमें एक और क्रिया का प्रकार है जो एक्शन। अब देख लीजिए ही इज और कह रहे हैं प्लेइंग, और उसके बाद हारमोनियम, सॉरी ही इज प्लेइंग द तबला, मान लीजिए वो तबला बजा रहा है। भाई इसमें देख लीजिए कि एक्शन है कि नहीं, तो ये एक्शन यानी स्टेट ऑफ एक्शन हुआ। ये अवस्था तो बतला रहा है सेंटेंस में, लेकिन कोई क्रिया की अवस्था को बतला रहा है, यानी क्रिया मतलब प्लेइंग मतलब सेंटेंस में इस अवस्था को बतला रहा है। अब देखिए ये जो है जैसे कहा कि आई रॉट और उसके बाद ए लेटर। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि आई रॉट ए लेटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख दिए आई रॉट ए लेटर। भाई ये तो एक्शन है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। टेंस में हम आपको पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके से। पहले बेसिक आप जान लीजिए, बेसिक जानने के बाद सब आपको मजा आएगा पढ़ने में। एक्शन हो गया पोजीशन। भाई आप जानते होंगे कि एक हैव होता है, ठीक है ना, और ये जो होता है हैव फॉर्म जो होता है, हैव फॉर्म का मतलब समझ रहे होंगे ना, इसमें कई एक चीज आपको आ जाता है। कैसे हैव फॉर्म में आता है, तो ये देखिए एक जो होता है हैव होता है, एक जो होता है हैड होता है, फिर हैड होता है, फिर हैविंग होता है, और फिर जो है हैज होता है। तो ये देखिए क्या है V1, ये V2, V3, V4 और V5। यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जैसे ओन हो गया, यहाँ पे कीप हो गया, मेंटेन हो गया, ये सब शब्द जो है अधिकार, बिलोंग हो गया, ये सब शब्द जो है बाबू क्या बतलाने का काम करते हैं, अधिकार यानी पोजीशन बतलाने का काम करते हैं। अब हम वाक्य इस तरीके से लिखें कि भैया आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार था, तो इसमें कोई क्रिया नहीं हो रहा है, ये जो बता रहा है क्या बता रहा है, अधिकार बता रहा है। अगर बोले ठीक है ना इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा यहाँ पे एक, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा सी और उसके बाद मैंने लिखा मेंटेन्स, सी मेंटेन्स, ठीक है, अ कार, वह कार को मेंटेन करता है, ठीक है। तो कार को मेंटेन करता है, तो यही चीज हमारा, यानी कार को मेंटेन करता है, उसके पास एक कार है। और अगर हम यहाँ पे चाहते हैं तो सी हैज का भी प्रयोग कर सकते थे कि उसके पास एक कार है। सी मेंटेन्स ए कार का मतलब वो एक कार रखती है, उसके पास एक कार है। और भाई जो मैंने लिखा है वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले देख लीजिए, और जो आपको लगे कि जरूरी है नोट डाउन करना चाहिए, हमको समझ में आ रहा है, तो बेहतरीन तरीके से उसको आप लिख लीजिए। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब उसके बाद एक जो बच गया हमारा, क्या बच गया, ये तो हो गया सब्जेक्ट, एक तो हो गया ऑब्जेक्ट, एक हमारा हो गया वर्ब। अब जो है हमारा वर्ब के बाद बचता है कॉम्प्लीमेंट। क्या बचता है भाई, कॉम्प्लीमेंट। तो समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक चीज और बता रहे हैं, इसमें अगर कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसका हिंदी प्रशंसा होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। कॉम्प्लीमेंट अगर लिखते हैं तो ये होता है प्रशंसा, और अगर हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो इसका हिंदी होता है पूरक। और वर्ब के बारे में आप समझ गए हो कि वो अवस्था दिखलाता है, अधिकार दिखाता है और क्रिया को दिखलाता है, वो वर्ब होता है। नहीं कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, तो वो जो है भाई पूरी तरह से अर्थ को नहीं देता है, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। क्या मैंने बताया, एक चीज सोचिए कि कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा को बोलते हैं भाई, और ये जो है कॉम्प्लीमेंट जो होता है पूरक होता है। ये क्या होता है,
तो देखिए ये जो है ना वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। क्या करता है मेरे भाई? वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। अब पूरा करता है उसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब ये होता कितने प्रकार के हैं? तो ये दो प्रकार के होता है, एक जो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक जो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, कहे कि सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है भाई वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो है जैसे हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट के अर्थ को जो पूरा करता है, सब्जेक्ट के अर्थ को जो पूरा करता है, एकदम सिंपली समझ लीजिए पूरा करता है, सब्जेक्ट के अर्थ को जो पूरा करता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ऑब्जेक्ट के अर्थ को जो पूरा करता है, अर्थ को जो पूरा करता है वो हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले फिर से मैं समझा दूं कि कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दो शब्द हैं बाबू। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक और कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है प्रशंसा। हमें यहाँ कॉम्प्लीमेंट से मतलब नहीं है, हमें यहाँ मतलब है भाई कॉम्प्लीमेंट से। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा लगता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए क्या है ना कॉम्प्लीमेंट, मैंने बताया कि इसका हिंदी पूरक होता है, वाक्य के अर्थ को जो पूरा करने वाला शब्द होता है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, और जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो कैसे भाई पूरा करता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इस चीज को लिख लीजिए, फिर उसके बाद एग्जांपल देकर मैं समझा रहा हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, लिख लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब बच्चे जरा देखिए, अगर मैंने लिखा आई एम और यहाँ पे लिख दिया मैं हूं, तो भाई फिर से प्रॉब्लम हो रही है। वाक्य का अर्थ यानी हमारा इसमें तो सब्जेक्ट ये है और सब्जेक्ट के अर्थ पूरा नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए ये दो ही चीज काफी नहीं है, बल्कि तीसरे चीज की भी जरूरत है। अगर मैं लिख दिया कि डॉक्टर, तो ये जो है मैं हूं, मैंने भाई बोल रहा है मैं हूं, तो पता थोड़ी ना चल रहा है। लेकिन जब आप इस तरीके से कहें मैं हूं भैया क्या है तो डॉक्टर, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। अगर ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं तो गलत होगा, इसको आपको बोलना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट, पूरक, क्योंकि वाक्य अर्थ को पूरा किया। और किसके अर्थ को पूरा किया? सब्जेक्ट। अब एक ट्रिक बता रहे हैं वो समझिएगा कि भैया कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो दो ही चीज होता है, या तो नाउन हो सकता है और नहीं तो एडजेक्टिव हो सकता है। इसके सिवा कॉम्प्लीमेंट दूसरा चीज नहीं हो सकता है। मैं आपको डीपली पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह पढ़ाऊंगा जो एकदम एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए मैंने इस चैनल की शुरुआत किया है, महिंद्रा इंग्लिश हब। अब देखिए ये जो है ना कॉम्प्लीमेंट का हिंदी हुआ भाई पूरक, और ये जब भी हो सकता है तो नाउन ही हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। जरा यहाँ पे देखिए, अब मैं फिर लिखूं यू आर, अब बोल रहे हैं भाई तुम हो, अब क्या हो, हमको तो पूरा अर्थ नहीं पता चल रहा है, लेकिन हमारा यू ये जो है क्या है? सब्जेक्ट है, और ये जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए लिखे कि यू आर गुड, आई मीन क्या हुआ। अब यहाँ पे कुछ और भी लिख देंगे ना तो वो अर्थ है पूरा नहीं होगा। तो इसलिए बाबू इसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा किया। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट इसको नहीं बोलते हैं। अब रही बात हमारा क्या भाई, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद मेरा रह गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कह रहे हैं उसने, अब देखिए मैंने कह रहा है कि उसने मुझे उदास बना दिया, ही मेड मी, या कह रहे हैं कि उसने मुझे फूल बना दिया, उसने मुझे मूर्ख बना दिया। अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई ही मेड मी फूल। अब देखिए उसने मुझे बना दिया, ये जो काम किया इसने बनाने का काम किया। अब बनने का काम किसने किया? ये देख लीजिए, ये हमारा क्या वाक्य में हुआ? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये वाक्य में क्या हुआ? यानी V2 यानी वर्ब हो गया, और ये हमारा वाक्य में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। तो भाई इससे क्या पता चल रहा है, अगर हम इतना लिख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, V2 है और ऑब्जेक्ट है,
ही मेड मी, उसने मुझे बनाया, नहीं पता चल रहा है ना। लेकिन अब जैसे ही कहे कि नहीं भैया उसने मुझे बनाया, तो क्या बनाया, तो मूर्ख बना दिया। तो ये जो मूर्ख बनाने का काम हो रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट होते हुए भी हमारा कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। क्यों भाई, क्योंकि इसकी अर्थ को पूरा करने का काम फुल कर रहा है। अब हमने कहा वी, और उसके बाद यहाँ पे लिखा कि वी इलेक्टेड। अब क्या भैया, वी इलेक्टेड हिम, और उसके बाद लिखा वी इलेक्टेड हिम। क्या भाई, तो वी इलेक्टेड हिम कैप्टन, हम लोगों ने उसे कैप्टन चुन लिया। अब देखिए वी और यहाँ भी तो सब्जेक्ट हो गया, और ये इलेक्टेड जो हो गया, इलेक्टेड क्या हुआ, इलेक्टेड हमारे लिए क्या हो गया बाबू, कि ये जो है वर्ब हो गया, V2 है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन हम लोगों ने उसे चुन लिया, अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ मेरे भाई, इसलिए क्या करना होगा, यहाँ पे जानना होगा कि ऑब्जेक्ट के अर्थ को कौन पूरा कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट के अर्थ को जो पूरा करने का काम कर रहा है वो हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बंधु, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि भाई कॉम्प्लीमेंट क्या है। आई मीन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब एक चीज और, मैं नया चीज आपको बताने जा रहा हूं मेरे भाई, उसको ध्यान से देखो। नया चीज में क्या है ना, एडजेक्टिव मैंने लिखा था, ये भैया ये भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है। देखो कह रहे हैं ना, ये भी जो होता है कॉम्प्लीमेंट के जैसा ही होता है, एडजेंट जिसको बोलते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट के जैसा ही होता है। क्या भैया, ये भी पूरा करने के, वाक्य अर्थ को पूरा करने का काम करता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो वाक्य के अर्थ को जो पूरा करता है वो जरूरी होता है। जैसे मैंने मान लीजिए कि यहाँ मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा कि ही इज, अर्थ पूरा नहीं होगा, ए डॉक्टर लिखा थी, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है इसका मतलब ये जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें एक और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, यानी जब हम कुछ वाक्य में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं मेरे बाबू, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, जोड़ते हैं, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं। जब हम वाक्य में कोई अतिरिक्त इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं, अब जैसे बोलते हैं ही इज अ डॉक्टर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कहाँ ही इज अ डॉक्टर, कहाँ भाई, इन पटना। अब ये बात बताइए कि अगर इन पटना नहीं रहता अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, फिर भी तो मेरा वाक्य पूरा था। तो कॉम्प्लीमेंट के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता, यानी वाक्य अर्थ पूरा नहीं हो सकता। लेकिन भैया एडजेंट रहे ना रहे, वाक्य तो पूरा अर्थ देगा ही देगा। तो अब ये जो मैं बताने जा रहा हूं, कह रहे जब हम कुछ वाक्य में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं बाबू, वही एडजेंट कहलाता है, और इसको भी जान लीजिए। अब जैसे हमने बोला ही, मेट, मी, चलो वाक्य तो पूरा हो गया कि वह मुझसे मिला, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसी में एक चीज हमने जोड़ दिया बाबू, क्या जोड़ दिया, देखिए यहाँ पे लिखा एस्टरडे। अरे भैया यही एडजेंट होता है, वह मुझसे मिला कल, इसलिए इसको एडजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो भाई आज तो हमने कुछ आपको बताने की विशेष कोशिश किया कि बेसिक फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और उसमें मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि क्या है बेसिक फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्योंकि मैंने आज जो बताया है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस में बताया सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और उसके साथ साथ एडजेंट क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।